हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ फिफ्थ। जो पोएम का नाम है एलामेंट। अच्छी पोएम है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ग्रीफ ऑफ द पोएट। पोएट के दुख पर आधारित है। यह पोएम बहुत अच्छी पोएम है। इसमें विलाप करता है कवि। एलामेंट पोएम है। एलामेंट जो लिखी पी.बी. शैली ने, पर्सी बी.सी. शैली, पी.बी. शैली ने लिखी है। इनका जन्म 1792 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1822 में हुई थी। मतलब 1792 में जन्म हुआ था और 1822 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है। पी.बी. शैली ने लिखी है। किसने लिखी? पी.बी. शैली। एलामेंट इज ए फेमस पोएम कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। 1792 में जन्म हुआ था, 1822 में मृत्यु हुई थी। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएट। पोएट के विषय में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अभी आप इस तरीके से बहुत ही अच्छी पोएम है। पी.बी. शैली की पोएम है। पी.बी. शैली वाज बोर्न इन इंग्लैंड। देखो, ये तो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। ये जो पी.बी. शैली जो थे वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे 1792 में। ही डाइड इन 1822 इन इटली। लेकिन 1822 में इटली में मरे थे। ये ध्यान रखना। पी.बी. शैली नाम ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लेडीज़ है। एक्चुअली लेडीज़ नहीं है, ये जेंट्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली ये जेंट्स हैं, लेडीज़ नहीं है। मैं खुद समझता था पी.बी. शैली नाम से कि ये लेडीज़ होंगी, लेकिन नहीं, ये जेंट्स थे। पी शैली वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1792। पी शैली जो थे 1792 में इंग्लैंड में पैदा हुए थे। लेकिन ही डाइड इन 1822 इन इटली। लेकिन वो 1822 में इटली में ही मर गए थे। और 22 8 30 समझ जाओ, 1792 में जन्म हुआ, 1822 में, यानी कि 30 साल जी पाए थे। ओके, इस तरीके से 30 वर्ष जी पाए थे ज़िंदगी में। अब 30 वर्ष में बोलो इतना बड़ा कुछ करके गए, कुछ कहने का कमाल नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क हैं इनके, हमने पढ़े हैं आगे। और तुम्हें तो मैं पी.बी. शैली का ये सिर्फ एक छोटा सा च- दो दो स्टेंजा की एक पोएम है, वो पढ़ने जा रहा हूँ। और अच्छी सी है। पहले तो हम इनके विषय में बता रहे हैं। इन दिस एटीट्यूड ही, इनके व्यवहार में, ही वॉज ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी। ये बहुत ही क्रांतिकारी थे, बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। ही लाइफ वाज फुल ऑफ सारो। इनका जीवन जो था परेशानियों से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ था। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ, मतलब उसका ज़्यादा तो दुखी। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ सारो। अब सच बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विचार, मैं रियली थिंक करता हूँ इनके विषय में कि इनको दुखों ने ही इनको इतना बड़ा कवि बना दिया। भाई, इसका जीवन दुख से भरा हो और फिर इतनी बड़ा काम करे तो उसकी के पास शक्ति कहाँ से आई? वो दुख से ही मर जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि दुख ने ही इनको इतना ऊंचा बढ़ा दिया। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। और उनकी कविताएं जो होती बहुत ही म्यूजिकल बताई जाती, संगीत में होती हैं। और ही वॉज नॉट ओनली ए लिरिकल सिंगर बट आल्सो ए फ्रेंड ऑफ द ओप्रेस्ड एंड डाउन ट्रोडन। इस तरीके से वो या एक लिरिकल सिंगर ही नहीं बल्कि वो एक फ्रेंड भी थे। ठीक है। एंड सो ही इज कॉल्ड द चैम्पियन ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इसलिए वो इक्वालिटी और लिबर्टी की चैम्पियन कहे जाते हैं। इसीलिए वो लिबर्टी और इक्वलिटी, मतलब समानता और स्वतंत्रता के वो चैम्पियन कहे जाते हैं। ही इज ए फेमस फॉर प्रोमेथियस, अनबाउंड अनबाउंड टू ए स्काई लार्क, द क्लाउड एंड ओ टू द बेस्ट विंड। इनके वर्क हैं, ध्यान रखना, बहुत अच्छे फेमस वर्क हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रोमेथियस बहुत बढ़िया वर्क है। प्रोमेथियस, अनबाउंड, टू स्काई लार्क, द क्लाउड एंड ओ टू द वेस्ट विंड। ये अच्छे अच्छे वर्क हैं, बहुत बढ़िया वर्क हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओ टू द बेस्ट विंड। ये भी बहुत अच्छा वर्क। प्रोमेथियस है इनका, द टू स्काई लार्क है, द क्लाउड है, ओ टू द वेस्ट विंड, ये भी इनका वर्क है। अब मैं आपको पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ। अबाउट द पोएम के विषय में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी पोएम है। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पोएम एलामेंट रिटन इन 1821। ये लामेंट जो पोएम थी 1821 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1821 में लिखी गई थी। आप लोग याद रखना, ये पोएम जो है 1821 में लिखी गई थी। बहुत अच्छी पोएम है। एलामेंट 1821 में लिखी गई थी। सोच दैट शैली दो ओनली 28 द टाइम। इस तरीके से शैली उस समय 28 के थे, 28 के हुए थे, यानी कि 2 साल। हाँ, एट द टाइम रियलाइज्ड, जैसे कुछ सुझाव दिया गया है, जैसे समझाया जाता है कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, वो अधिक लंबे समय तक नहीं जी सकेंगे। हिज यूथ हैड डेजर्टेड हिम। उनके यंग जीवन ने उनको ही इस तरीके से रेगिस्तान कर दिया, डेजर्टेड कर दिया, उन्हें परेशान करके रख दिया। एंड ही वॉज नाउ इनकेपेबल ऑफ enjoying टू
इंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफर्ड बाई लाइफ एंड नेचर, जो प्रकृति जीवन के द्वारा उनको ऑफर्ड किए गए थे आनंद, उनको उन्होंने अपनी एज में नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने कर लिए थे, जैसे कि एंड नेचर और द अवेयरनेस ऑफ ओल्ड एज, लेकिन वो अपनी ओल्ड एज की तो अपरिचित ही रहे, ओल्ड एज उन्होंने नहीं देख पाई। हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू ए क्राई ऑफ डिस्पेयर, इस तरीके से ये उनके रसा भरी चिल्लाहट थी जिंदगी के लिए। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द ट्रायम्फ ऑफ शैलीज लिरिकल पावर्स, इस तरीके से जो, लेकिन कविता का यह संगीत जो है वो शैली के लिरिकल शक्ति के विजय को रिप्रेजेंट करता है, ट्रायम्फ को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, दिखाता है। तो मैं अब आपको पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। पोएम बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, पढ़ते रहना अच्छे से, बहुत अच्छी पोएम है, देखते रहना। ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, on whose last step I climbed, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more। बहुत ही अच्छी पोएम है। यहाँ पे कवि जो है बहुत ही निराश है और वो कहता है, अरे संसार, अरे जीवन, अरे काल, अब तो मैं अपने अंतिम स्टेप पर हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ। यानी कि वो 30 साल के एज में मरे थे, तो 28 वर्ष की एज में एक कविता लिखी थी शायद लगभग, तो इसीलिए वो कह रहे तो अब तो हम अपनी मृत्यु के पास हैं। ठीक है, तो मैं यो वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम इस करके संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंतिम कदम है, और ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। अरे भाई, यहाँ पे वो कह रहे हैं, अरे जब मैं यंग था तब तो मैं यहाँ पर खड़ा रहता था, लेकिन अब यहाँ पर मैं कांपने लगता हूँ, ट्रेम्बलिंग करने लगता हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, इस तरीके से जब मैं पहले यहाँ खड़ा होता था तो मैं दृढ़तापूर्वक खड़ा रहता था, लेकिन अब मैं यहाँ पर कांपने लगता हूँ। Then will return the glory of your prime, no more or never more। ये दो लाइनें जो बहुत अच्छी लगती हैं, आप याद रखना, इन दो स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। When will return the glory of your prime, your prime मीन्स होता है यौवन, जवानी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तुम्हारी जवानी के गौरव अब कब लौटेंगे, वो तुम्हारी जवानी अब वापस कब आएगी, कब लौटेगी। नो मोर ओह नेवर मोर। फिर कहते हैं, स्वयं से ही क्वेश्चन करते हैं, एक तरीके से स्वयं से ही वो उत्तर दे रहे हैं। नो मोर ओह नेवर मोर, अब नहीं, अब कभी नहीं, अब नहीं, अब कभी नहीं। सर जी नीचे रह Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief. Out of the day and night, a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। ये फिर कह रहे हैं वही बात, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो रात और दिन के जो आनंद थे, रात और दिन के वो आनंद, वो मज़े, वो अब जा चुके हैं। टेकन फ्लाइट मतलब होते उड़ चुके मतलब गुजर चुके मतलब चले गए हैं। वो रात और दिन के हमारे अच्छे दिन थे जिनमें आनंद लिया करते थे, वो दिन अब जा चुके हैं।
फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट नो मोर और नेवर मोर। अब जो फ्रेश स्प्रिंग आता है, बसंत ऋतु आती है, गर्मी होता है, सर्दी होती है, ये मेरे हृदय को पहले तो बहुत प्रफुल्लित कर देते थे, लेकिन अब दुखित कर देते हैं। अब तो दुख ही हो जाते हैं। ये मौसम जो आते हैं, कोई मौसम का मज़ा ही नहीं मिलता है। हर मौसम पहले तो उस एज में, जब यंग एज में थे, तब मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते थे। अरे भाई गर्मी आ गई, अरे भाई बसंत ऋतु आ गई, अरे भाई सर्दी आ गई, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब ये मेरे हृदय को मूर्छित कर देते हैं और कहते हैं नो मोर ओ नेवर मोर, अब नहीं, अब कभी नहीं। आपकी पोएम हो गई है, बहुत ही अच्छी पोएम है। दोनों स्टेंजा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से, देख लेना, फिर रिपीट कर लेना, रिवाइज करना घर पे बैठ के। जो प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो आप हमसे, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो।